नमस्कार बच्चों, मैं त्रिगुणा पाठक, जीव विज्ञान व्याख्याता, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्टेशन क्षेत्र से। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह जीव विज्ञान की इकाई 7 आनुवंशिकी एवं विकास। तो आज हम विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हम पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ था। फिर हमने देखा था प्रोटोजोआ से प्राइमेट और ह्यूमन तक एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आज हम इन सब के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम देखेंगे जैव विकास से संबंधित सिद्धांत, और उन सिद्धांत में सबसे पहले लैमार्क का सिद्धांत हम देखेंगे और डार्विन का सिद्धांत, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत, हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत और उसके पश्चात मानव का उद्भव एवं विकास। आज के ये विषय बिंदु हैं हमारे, और अब हम इसको क्रम से पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि लैमार्क का सिद्धांत। लैमार्क वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार सभी जीवधारियों के रहन सहन के विकास पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, और इन्होंने अपने सिद्धांत के संबंध में जो विभिन्न बिंदु दिए थे उसमें पहला है आंतरिक जैविक शक्ति। आंतरिक जैविक शक्ति से अंगों एवं शरीर के आकार में लगातार वृद्धि होती रहती है, ऐसा इनका मानना था। उसके बाद वातावरण का सीधा प्रभाव, तो जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उसमें अनुकूलन का गुण आता है। फिर आवश्यकता के अनुसार अंगों का विकास और नई आवश्यकताएं। यदि जीवन को जीने के लिए भिन्न भिन्न आवश्यकताएं स्वतः ही उत्पन्न होती हैं और उनके अनुसार अनुकूलन आता जाता है। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, तो जो अंग जिस तरह से यदि उनका उपयोग ज़्यादा होता है तो वह विकसित हो जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग कम होता है या नहीं होता है वो अविकसित रह जाते हैं। तो इन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने उदाहरण दिया था लंबी गर्दन वाले जिराफ की उत्पत्ति। इन्होंने कहा कि हिरण की जाति का था जिराफ, किंतु अफ्रीका के मरुस्थलीय वातावरण में रहता था, और वहाँ पर वातावरण के कारण जब भोजन की कमी हुई, नीचे की घास कम हो गई, तो जिराफ के आगे के पाद एवं गर्दन लंबी होती गई, क्योंकि वह ऊपर उगी हुई वनस्पतियां, पेड़ों पर उगी हुई वनस्पतियों को खाने का कार्य करता था। इसलिए इनके सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब इन्होंने वातावरणीय कारक के बारे में जो बताया था, उसमें वातावरणीय कारक थे जैसे लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्ट। इसके लिए हम एक चित्र भी देखेंगे, लैमार्क ने दिया था। इस चित्र में आप देख रहे हैं, जितने बिंदु अभी हमने पढ़े थे उन्हीं बिंदुओं को दर्शाया गया है। वातावरणीय कारक में प्रकाश, ताप, मॉइस्चराइजर अर्थात आर्द्रता जब चेंज होते हैं, जब उनमें परिवर्तन होता है तो आवश्यकता बढ़ती जाती है और व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। जिस अंग का उपयोग ज़्यादा होता है वह अंग विकसित हो जाते हैं, और जिसका उपयोग कम होता है वह अविकसित रह जाते हैं। अर्थात एक जीव अपने जीवन काल में जो लक्षण लेता है वह अगली जनरेशन में भी चले जाते हैं, और ये परिवर्तन होते रहते हैं। आंतरिक जैव शक्ति के कारण, वातावरण के प्रभाव से, नई इच्छाएं, आवश्यकताओं के कारण, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता के कारण। तो यही उनका उदाहरण भी था, लंबी गर्दन वाले जिराफ
जो थे वो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित हुए और फिर उनकी जनरेशन लंबी गर्दन वाली ही आगे जातियां उत्पन्न होती गईं और ये आगे की जनरेशन में भी लगातार चलता रहा। लेकिन यह बात को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली और इसके लिए अब हम आगे देखेंगे डार्विन का सिद्धांत। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। डार्विन ने इनके अनुसार जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रखते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत अनुकूलन ना करने वाले जो जीव होते हैं वह धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। प्रकृति द्वारा चयन की क्रिया निरंतर होती रहती है, तो इसलिए यह सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहले आप देख रहे हैं 5 बिंदु है। प्रगुणन की तेज दर। प्रगुणन का अर्थ होता है जीवों में प्रजनन क्षमता का अधिक पाया जाना। और जैसा कि देखते हैं तारा मछली जो है वो एक बार में बहुत अधिक संख्या में जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। उसके बाद दूसरा है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष जीव जीवित रहने के लिए अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष करता है। वह स्वजातीय हो सकते हैं, अंतरजातीय हो सकते हैं या वातावरणीय भी हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के संघर्ष, और जो संघर्ष कर लेता है वह जीव जीवित रह जाता है। उसके बाद है विभिन्नताएं एवं वंशागति। तो विभिन्नताएं और वंशागति भी विभिन्नताएं जीवों में, जातियों में भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जो एक वंश से दूसरे वंश में जाती है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी जो है वो जीवों के जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके पश्चात समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण। जो समर्थ होता है तो वो जैसे योग्यतम की अतिजीवता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उन्होंने जिराफ के उदाहरण के द्वारा उसे भी समझाया था जो हम देखेंगे। और उसी से फिर हम देखते हैं कि नए जीव की उत्पत्ति, नई जाति की उत्पत्ति होती है। यह हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि लंबी नेक वाले जिराफ और जो शॉर्ट नेक वाले जिराफ थे, लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले जिराफ, दोनों ही पृथ्वी पर पाए जाते थे। लेकिन भोजन व्यवस्था के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ जो ऊंची पत्तियां खाकर जीवित रह गए, वह आगे अपनी जनरेशन टू जनरेशन में अपनी जातियों को बढ़ाते गए और छोटी गर्दन वाले जिराफ सरवाइव नहीं कर पाए। इसलिए वह, आप देख रहे हैं नीचे, उनका अस्तित्व जो था वो धीरे धीरे करके कम होता गया और लुप्त हो गए। अतः अब लंबी गर्दन वाले जिराफ ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी। डार्विन ने विभिन्नताओं को जीवन का आधार माना, परंतु जीवों में उत्पन्न होने वाली इन विभिन्नताओं के स्रोत के बारे में उन्होंने बच्चों कुछ भी नहीं बताया। उनका संकेत संभवतः जैनिक विभिन्नताओं की ओर था, मतलब जेनेटिक जो विभिन्नताएं थी उनकी ओर था। जिस समय डार्विनवाद प्रस्तावित किया गया उस समय तक क्रोमोसोम्स, जीन्स और कोशिका विभाजन आदि का ज्ञान नहीं था। फलतः विभिन्नताओं के स्रोतों को बताने में वह असमर्थ रहे। इसलिए नव डार्विनवाद को देखा गया, जो कि हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नव डार्विनवाद। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों, अभी हमने लेमार्कवाद पढ़ा और अब डार्विनवाद
और उसके बाद लेमार्क और डार्विनवाद में जो कमियां थीं उनका निराकरण करके न्यू डार्विनवाद, न्यू डार्विनिज्म थ्योरी का दी गई। यहाँ देख रहे हैं हम अनुकूलन अनेक कारकों का परिणाम है, जिसमें से प्राकृतिक चयन एक कारक है। दूसरा बिंदु था, यह ही आधुनिक संश्लेषणवाद की आधारशिला बना। लेमार्क एवं डार्विनवाद द्वारा दिए गए सिद्धांतों की कमियों को दूर करते हुए जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत बना और जिसे नव डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से तथ्य थे उनके बारे में हम जानेंगे। सभी जीवों में, इसके बिंदु हम देखेंगे, सभी जीवों में प्रजनन क्षमता अधिक पाई जाती है। इस कारण जीवन संघर्ष में कुछ जीव जीवित बच जाते हैं। पृथ्वी पर निवास स्थान एवं भोजन की मात्रा निश्चित होती है। ये सबको पता है कि पृथ्वी पर एक निवास है प्रत्येक जीव के लिए, और उस जो वो भोजन स्वभाव है उसका, उसके अनुसार उसकी मात्रा भी निश्चित होती है। प्रत्येक जीव जातियों में मृत्यु दर अधिक होती है, ये भी देखने में आता है। जीवों की संरचना एवं कार्यकी में अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्नताएं, जितनी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ये विभिन्नताएं जीन पुनः संयोजन, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्र विपणन और बहुगुणता के कारण होती हैं। ये सब शब्दावली से आप परिचित होंगे, आनुवांशिकी में ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि प्राकृतिक जनसंख्या का पृथक्करण, आइसोलेशन। पृथक्करण मीन्स आइसोलेशन छोटी छोटी इकाइयों में होता है, जिससे फिर नई उपजातियां बनती हैं। और इस सिद्धांत में उत्परिवर्तन एवं पृथक्करण, जो नव डार्विनवाद है, इस सिद्धांत में उत्परिवर्तन एवं पृथक्करण दोनों ही जैव विकास के लिए आवश्यक है, ऐसा माना गया। एक और वैज्ञानिक थे बच्चों, ह्यूगो डीब्रेस का उत्परिवर्तनवाद। अब उत्परिवर्तन क्या होता है? अचानक ही जीवों में किसी प्रकार का परिवर्तन, अचानक उत्पन्न होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। किसी जीव में अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन जो कि आगे वंशानुगति को दर्शाते हैं, वंश में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाते हैं, वह उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिभाषा है उत्परिवर्तन की। और यह उत्परिवर्तन जीव के लिए या जातियों के लिए लाभकारी भी हो सकते हैं या हानिकारक भी हो सकते हैं। ये किसी भी दिशा में इनका प्रभाव हो सकता है। ह्यूगो डीब्रेसवाद का उत्परिवर्तन, ये परीक्षा में कभी पूछा भी जाता है, तो इस तरह से आप ये दोनों बिंदु लिख सकते हैं। जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत, जिसमें आधुनिक सिद्धांत में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, एक प्राकृतिक वर्ण दोनों जैव विकास के लिए आवश्यक है। मतलब म्यूटेशन भी आवश्यक है और प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन भी आवश्यक है। तो इस तरह से जैव आधुनिक सिद्धांत में दो बिंदु मुख्य हैं, और विभिन्नताएं भी जो पाई जाती हैं वह नई जाति से ही उत्पन्न होती हैं, नई जाति की उत्पत्ति का कारण होती हैं। यदि विभिन्नताएं म्यूटेशन से आ जाती हैं तो वह फिर नई जाति की उत्पत्ति का कारण ही वह होती है। तो इस तरह से जैव विकास के आधुनिक सिद्धांत के ये दो मुख्य बिंदु थे। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, एक और वैज्ञानिक थे हार्डी वीनबर्ग, जिन्होंने विकास की क्रियाविधि के अंतर्गत ही अपने सिद्धांत को दिया और विकास के आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत के अनुसार जीवों की जीव संख्या की जीनी संरचना या जीन कोश
जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन पूल, है ना, जेनेटिक स्ट्रक्चर या उसको जीन पूल भी हम कह सकते हैं। इसमें यदि परिवर्तन हो जाए तब विकास की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी अंतःप्रजनक समिष्ट में, समिष्ट मतलब पॉपुलेशन, किसी अंतःप्रजनक समिष्ट में उपस्थित सभी जीन, जो जीन होते हैं उनसे भी आप परिचित हैं, आनुवांशिकी की इकाई को जीन कहा जाता है। तो यहाँ सभी जीन एवं उसके अलीलों को जीन पूल कहते हैं। सामान्यतः एलील आनुवांशिक साम्यावस्था बनाए रखते हैं और किसी भी समिष्ट में, किसी भी पॉपुलेशन में, ये हार्डी वीनबर्ग के अनुसार है, किसी भी पॉपुलेशन में आनुवांशिक साम्यावस्था को इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, तो वो इन स्थितियों में बनी रहती है। ठीक, तो G.H. हार्डी एवं विथलन वीनबर्ग ने 1908 में पॉपुलेशन की आनुवांशिक संरचना को समझने के लिए HWE सिद्धांत दिया। कभी कभी सिर्फ इसी तरह से पूछ लेते हैं HWE सिद्धांत क्या है। तो H मीन्स हार्डी, W मीन्स वीनबर्ग और E मीन्स इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य अवस्था, इसका सिद्धांत दिया था। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें इन्होंने बताया था कि किसी पॉपुलेशन में आनुवांशिक साम्य अवस्था इन स्थितियों में रहती है। कौन सी स्थितियां हैं वह आप देखेंगे, पॉइंट बना के दी गई हैं कि वर्ष भर जनसंख्या स्थिर रहे, स्थिर रहे मतलब एक जैसी रहे, पूरे वर्ष भर जनसंख्या स्थिर रहे। दूसरा दिया था कि समिष्ट में या पॉपुलेशन में प्रवासन एवं निष्कासन नहीं हो, ना तो उस समिष्ट में बाहर से कोई जीव जाति का अंदर आना हो या उन विशेष क्षेत्र की जीव जातियों का उनमें से किसी का बाहर जाना हो, ये नहीं हो। फिर तीसरा पॉइंट था कि पॉपुलेशन का या समिष्ट का आकार बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए उनके अनुसार। समिष्ट बड़ा हो तब गणना करने में सहूलियत रहती है। फिर अगला पॉइंट है कि पॉपुलेशन में उत्परिवर्तन नगण्य हो, ज़्यादा म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, मतलब म्यूटेशन ना हो, नगण्य हो, ना के बराबर हो। लिंग अनुपात भी इकाई अर्थात एक ही रहे, लिंग अनुपात या इकाई वह भी एक रहे। तो उन्होंने अपने सिद्धांत के लिए इन आनुवांशिक साम्यावस्थाओं की स्थिति के लिए ये शर्तें रखी कि इस तरह से यदि ये स्थितियां रहेंगी तब हम कह सकते हैं कि समिष्ट में एलीलिक युग्म विकल्पी आवृत्तियां स्थिर होंगी, तब वह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर ही रहेंगी। इसे ही साम्य अवस्था कहेंगे। स्थिरता होगी तभी वो साम्य अवस्था कहलाएगी। एक जीन के दो एलील, अब उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि एक जीन के दो एलील, एक पी, माना कि एक एलील पी है और एक एलील क्यू है, ये दोनों जुड़कर 100% या एक आवृत्ति बनाते हैं, ऐसा उन्होंने माना। और ये एलील युग्मक निर्माण के समय फिर अलग हो जाते हैं तथा निषेचन के समय फिर एक हो जाते हैं, अर्थात P और Q एलील जुड़ जाते हैं, एक आवृत्ति बनाते हैं और युग्मक निर्माण के समय ये अलग हो जाते हैं तथा जब युग्मकों से निषेचन की क्रिया होती है, जाइगोट बनता है, तब ये फिर से जुड़ करके एक हो जाते हैं। तो ऐसा हार्डी वीनबर्ग ने अपने सिद्धांत में कहा था। अब इनके सिद्धांत को समझने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारी छोटी छोटी परिभाषाएं होती हैं, जैसे आप लोग परिचित होंगे कि स्पीशीज या जाति किसे कहते हैं। तो स्पीशीज आपको पता है एक समान जीवों के समूह को कहा जाता है। अब जो हम हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें कुछ शब्दावली आएगी, तो उसके लिए हम समझते हैं। समिष्ट का अर्थ होता है पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे? किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाने वाला एक ही प्रजाति का समूह पॉपुलेशन कहलाता है, जो विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है। उसके पश्चात हम देखेंगे जीन प्रवाह किसे कहते हैं। प्रजनन द्वारा दो समष्टियों के बीच जीन की साझेदारी जीन प्रवाह कहलाती है। और जीन पूल किसे कहते हैं? तो वह है किसी समष्टि के सभी जीवों के सभी एलील व जीन। अभी आपकी समीकरण में आएंगे ये शब्द, आप देखेंगे। और एक और शब्द है आनुवांशिक अपव्यय। तो ये होता है कि किसी पॉपुलेशन की, किसी समष्टि की एलील आवृत्तियों में परिवर्तन के कारण विकास की क्रिया, ये कहलाती है आनुवांशिक अपव्यय। तो अब यहाँ पर हार्डी वीनबर्ग का समीकरण दिया हुआ है बच्चों, इसको हम देखेंगे। आनुवांशिक साम्यता के निरूपण हेतु हार्डी वीनबर्ग ने एक समीकरण दिया। इसमें द्विगुणित जीव में P एवं Q एलील है और कैपिटल A एवं Q इनकी आवृत्ति है। इस समीकरण के सभी विकल्पी आवृत्तियों के योग को एक माना, जो अभी मैंने आपको समझाया है। तो जीव संख्या में कैपिटल AA इंडिविजुअल्स की आवृत्ति होगी P² और उसी तरह से जीव संख्या में QQ ये इंडिविजुअल की आवृत्ति हो गई Q²। अब जीव संख्या में AQ व्यष्टियों की आवृत्ति 2PQ हो जाएगी और इस तरह से कैपिटल AA तथा AQ व्यष्टियों का योग विकल्पियों मतलब एलीज, जो अभी मैं बता चुकी हूँ कि जीन की कोशिका को निरूपित करेगा। इसलिए P+Q² बराबर 1। मैंने बताया था 100% 1 रहेगी, तो या ये हो जाएगा P² + Q² + PQ बराबर 1। अतः किसी जीव संख्या में विकल्पियों की आवृत्तियों में होने वाला कोई भी परिवर्तन विकासीय परिवर्तन दिखाता या दर्शाता है। ये हार्डी वीनबर्ग ने कहा था, उनके अनुसार यही था। अब हम बच्चों आगे देखेंगे मानव का उद्भव एवं विकास। तो मानव का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ? इसका वंशाक्रम है मानव, बंदर, कपि एक समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। मानव उत्पत्ति एवं विकास के आधुनिकवाद जीवाश्म अभिलेख पर ही आधारित है। जीवाश्म के जो अभिलेख है उस पर आधारित है। तो पहला जो मानव था पैरापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्ट, निएंडरथल मानव, फिर उसके बाद होमो सैपियंस फोसिलिस और होमो सैपियंस सैपियंस, ये आधुनिक मानव था। इसके विकास को हम इस तरह से देखेंगे, ये सारे नाम आप नोट कर लीजिए। ये मानव के विकास के पद हैं। ये मनुष्य की विभिन्न विकासात्मक अवस्थाएं हैं, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला जो मानव है वो ड्रायोपिथेकस है और उसके बाद जो अंतिम मानव यह दिखाई दे रहा है वह है होमो सैपियंस सैपियंस। लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व पैरापिथेकस, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नामक वानर थे। फिर उसके पश्चात पहला मानव जैसा प्राणी होमो हिबिलस कहा गया। इसकी दिमागी क्षमता बहुत ज़्यादा थी और दंत विकास मानव जैसा था। पैरों पर सीधा चलता था, हथियारों का निर्माण करता था। उसके पश्चात होमो इरेक्ट्स या जावा कपि मानव आए, जिनमें की मस्तिष्क बड़ा था, भवें मोटी, नाक चपटी और जबड़े भारी थे। उसके पश्चात इनमें नरभक्षिता का गुण भी था होमो इरेक्ट्स में। फिर निएंडरथल मानव बने, इनका मस्तिष्क अधिक विकसित था, खाल पत्तों का प्रयोग कपड़े के रूप में करते थे और अग्नि का प्रयोग भी करते थे, गुफा बनाकर रहते थे और मृत शरीर को दफनाते थे। होमो सैपियंस मानव, जो होमो सैपियंस या क्रो-मैग्नम मानव जिसे कहते हैं, वह मानव एक अंतिम पूर्वज था, होमो सैपियंस का अंतिम पूर्वज था
और इसलिए हथियार का निर्माण करता था तथा शिकार भी करता था। तो इसके पश्चात जो होमो सैपियंस आधुनिक मानव है, उसका विकास लगभग हम देखेंगे अफ्रीका में विकसित हुआ और ये कृषि कार्य करता था। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व ये हुआ था। इससे मानव बस्तियां बनानी शुरू करी, पशुपालन किया और मानव प्रगति का, मानव सभ्यता का एक हिस्सा बना। तो अभी जो आधुनिक मानव है वह होमो सैपियंस कहलाता है। यदि हम ये वयस्क मानव और शिशु चिंपांजी की खोपड़ियों की तुलना करें तो हम देखेंगे कि शिशु चिंपांजी की खोपड़ी अधिक मानव से समानता रखती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, तो ये विकास का अध्याय था, मानव बनने तक का, जीवन की उत्पत्ति से मानव के विकास तक का। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, डार्विन के प्रकृति वर्णनवाद को समझाइए। इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है। दूसरा प्रश्न है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद में अंतर करिए। ये क्वेश्चन भी आता है, इससे आपको दोनों बात को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हार्डी-वीनबर्ग के सिद्धांत को संक्षेप में लिखिए। कभी कभी HWE के नाम से भी पूछा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है, इस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपको पता है, होमो सैपियंस है। और इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय, आशा है आपको समझ में आया होगा और इसके लिए धन्यवाद।